बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इंक्लूड्स देयर कंटेंट एंड सर्व एज सेमी पोरस बैरियर टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये जो सेल की बाउंड्री है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ पोर होते हैं जो सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं आउटसाइड द इन्वायरमेंट से। कोई भी चीज़ सेल को जो चाहिए वो इन्वायरमेंट से लेगा, और कोई भी चीज़ अगर सेल ने बाहर एक्सक्रीट करनी है तो वो उसी पोर के ज़रिए एक्सक्रीट करता है। तो इसका मतलब कि ये सेल की बाउंड्री है, लेकिन ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि इसमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ पार्टिकल्स वो पास हो सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो पास नहीं हो सकते। तो इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये एक सेल का बैरियर होता है। जिस तरह एक घर की चार दीवारी होती है, उसकी वॉल होती है, बिल्कुल उसी तरह सेल की चार दीवारी एक वॉल है। उस वॉल का नाम सेल मेम्ब्रेन होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सेल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह अगर किसी के घर की दीवार ना हो तो वो घर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को सबसे जो अच्छा एक्सप्लेन किया गया है वो एक मॉडल है जिसको हम पुलिट मोज़ेक मॉडल कहते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट डिस्क्राइबिंग डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस कंसेप्ट ने पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और ये जो मॉडल है ये दिया था एस जे सिंगर और गर निकोलसन ने ये कंसेप्ट दिया था पुलिट मोज़ेक मॉडल का। इसमें उसने क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो लिपिड की लेयर होती हैं, और वो कौन सा लिपिड है जिसकी दो लेयर होती हैं उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपको ये सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। अगर आप ये रेड कलर का जो राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसकी लिपिड लेयर है, और ये फर्स्ट लेयर है, और इसी तरह इसके नीचे एक और लेयर है, तो ये सेकंड लेयर है। इस तरह दो लेयर हैं इस लिपिड की, तो इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन, बहुत सारे जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। जिस तरह अगर आप एक समंदर लगा लें या एक दरिया लगा लें तो उसके उसके अंदर पानी होता है, और पानी के ऊपर आपको इस तरह से कश्तियाँ, बोट जो हैं वो तैरती हुई नज़र आती हैं। बिल्कुल सेम ही कंडीशन यही है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड की बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो लिपिड की है, और उसके अंदर जस्ट लाइक बोट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन पार्टिकल जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। हम इसको अब नेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं डिटेल। तो अब हम इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। फॉस्फोलिपिड हैव फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये कुछ इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। ऐसे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो एक एंड पे होगा। ये फॉस्फेट ग्रुप है जो राउंडेड शेप का मैंने बनाया है, इसको हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। ये वाला ये फॉस्फेट ग्रुप है, और इसके साथ साथ ये इसकी टेल है। ठीक है, अब इस लिपिड बाइलेयर के अंदर जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसके दो पार्ट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कि ये एक हेड है इसका और ये इसकी टेल है। जो इसका हेड होगा उसको उसी प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? जो पानी में रहना पसंद करे। अगर इसको पानी टच करे तो इसको कोई नुकसान ना हो, बल्कि ये वाटर लविंग हो, वाटर के अंदर रहना पसंद करता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है सारी की सारी, वो इस हेड के साथ कवर होती है। अगर इसके साथ वाटर अटैच भी हो जाए तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, और उसके अंदर ये स्टेबल रहेगा। इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, यानी कि वाटर लवी। ठीक है, इसी तरह
फॉस्फोलिपिड की जो दूसरी पार्ट है, दूसरा एंड है, उसको हम कहते हैं ये वाला, इसको कहते हैं टेल। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपको जो येलो कलर के पैड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ये इसकी टेल है। ठीक है, इस टेल की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? ऐसा एंड जो पानी से डरता हो, वाटर फेयरिंग हो, यानी कि अगर ये पानी के साथ टच हो गया तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक रखा गया है, यानी कि ये पानी से डरता है, पानी जब भी इसके साथ अटैच होगा तो इसकी स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फास्फोलिपिड का जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और फास्फोलिपिड का जो हेड होता है राउंडेड शेप, वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, अलोंग टेल रीजन कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन चेन। तो यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड की टेल है ये वाली, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ लिपिड बाइलेयर के जो सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर है, लिपिड की बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। द इंटीरियर ऑफ लिपिड बाइलेयर इज़ हाइड्रोफोबिक। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन का इनर पार्ट होगा ये वाला, ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से डर वाला होगा, इसलिए इसको अंदर वाली साइड पे रखा गया। और जो हेड वाला रीजन है, यानी कि ये राउंडेड शेप है, ये पानी के अंदर स्टेबल रहता है, इसलिए इसको बाहर वाली साइड पे रखा गया है। तो इसको हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और जो अंदर वाली साइड है उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है? रिपेल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ये पानी से डरता है, पानी को रिपेल करेगा, पानी के अंदर ये नहीं रह सकता। ठीक है, प्योर लिपिड बाइलेयर इज कंप्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके पास एक गिलास पानी का है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? पानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी है, उसका वाटर है ग्लास के अंदर, और आपने क्या किया? इस ग्लास के अंदर आपने एक ड्रॉप ऑयल वो फेंक दिया पानी के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो एक ड्रॉप इस तरह से ऐसे डॉट की फॉर्म में या ड्रॉप की फॉर्म में पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लिपिड का बनी हुई चीज़ होती है वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। ये ऑयल था, ये लिक्विड था, तो इसको हमने पानी के ऊपर फेंका तो ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ, और ये एक लेयर की फॉर्म में पानी के ऊपर तैरने लग गया। बिल्कुल सेम ही हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखें, ये भी लिपिड की लेयर है, ये भी लिपिड की लेयर है, और यहाँ पर भी लिपिड है, तो पानी इसके अंदर नहीं पास होगा इजीली। ठीक है, ना वाटर सॉल्युबल कोई कंपाउंड उसके इजीली पास होगा। जिस तरह शुगर है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये भी पास नहीं होगी। इसी तरह पोलर अमाइनो एसिड जो हैं, पोलर चीज़ वो पानी में हल होती है, तो वो भी लिपिड के अंदर पास नहीं होगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पास नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे सोचने की बात है कि अगर ये चीज़ें पास नहीं हो रही, तो फिर ये हमारे सेल को इसकी ज़रूरत है, तो ये सेल फिर कैसे पूरी करता है? तो उसके लिए ये चैनल्स बने हुए हैं, ये प्रोटीन चैनल्स हैं। ये वो काम करते हैं, जो चीज़ वाटर सॉल्युबल है और लिपिड्स बाइलेयर से वो पास नहीं हो रही, तो फिर उसके ज़रिए ये जो प्रोटीन चैनल के ज़रिए फिर वो सेल के अंदर इंटर। ठीक है, प्रोटीन प्रोवाइड पासेज वे अक्रॉस मेम्ब्रेन। वही बात कि प्रोटीन जो है, ये कह लो कि ये गेट लगे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो चेक करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा नहीं, क्योंकि लिपिड बाइलेयर ने तो जाने नहीं देना। तो बाकी ये जो प्रोटीन है, ये गेट हैं, ये चेक करते हैं कि ये सेल को इस मटेरियल की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो फिर वो उसको अपनी बॉडी के अंदर पास होने देंगे। अब हम बात करते हैं लिपिड के बाद जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है वो प्रोटीन है। ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं कौन कौन सी प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है। मैनी प्रोटीन प्ले आर रोल इन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। अब इस प्रोटीन में कौन कौन से आ जाते हैं? जिस तरह चैनल्स हैं, ये देखो, सबसे पहले ये चैनल आ गए। ठीक है, ये चैनल्स हैं, ये चैनल्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं,
जैसे ही ये मालिक्यूल ये क्या करते हैं कि ये सेल के बाहर जो चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है तो सेल के लिए ज़रूरी है, उसको पिक करते हैं, पकड़ते हैं और सेल के अंदर लेकर उसको छोड़ देते हैं। उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मालिक्यूल। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है, इसने सेल के बाहर से जो मॉलिक्यूल पकड़ा है, उसको पकड़ने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो ये सेल से एनर्जी लेगा और उस एनर्जी को यूज़ करके इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर छोड़ देगा। ठीक है? Some protein help in attachment to cytoskeleton and external fiber. अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो इस सेल मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन रखती। ठीक है? इस सेल मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन रखती हैं। अगर आप ये देखें इंटीग्रल प्रोटीन, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ साइटोस्केलेटन को अटैच करना ताकि सेल मेम्ब्रेन की जो शेप है वो मेंटेन रहे। अब यहाँ पे साइटोस्केलेटन आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे पेपर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। ठीक है? वो क्या है? वो साइटोस्केलेटन फाइबर हैं और वो इसके साथ अटैच होते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन रखा जाए। एक और प्रोटीन होती है जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर अटैच होती है। सम प्रोटीन अटैच विद शुगर फॉर सेल आइडेंटिफिकेशन। ऐसी प्रोटीन जो शुगर के साथ अटैच होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है जी ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पे आपको नज़र भी आएगी ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ भाई? ग्लाइकोप्रोटीन अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो सेल के अंदर कोई ऐसे केमिकल मैसेंजर आते हैं, उस केमिकल मैसेंजर को सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करना। अटैच करने के बाद ये उसको रीड करेगी। रीड करने के बाद फिर वो मैसेज सेल के अंदर जाएगा। जिस तरह का भी मैसेज होगा फिर वो काम सेल ने करना होता है। ठीक है? उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, ये एक्ट करेगी एज अ रिसेप्टर। ठीक है? और रिसेप्टर का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करना। ठीक है? ग्लाइकोप्रोटीन सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होगी, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर अटैच होगी और वो एज अ रिसेप्टर का काम करेगी। रिसेप्टर का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करना, और वो मैसेज जब रिसीव करेगी फिर आगे सेल के अंदर वो मैसेज ट्रांसफर कर देगी। इसी तरह सम एक्ट एज रिसेप्टर बाइंडिंग मैसेंजर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रोटीन होती हैं, उसको क्या कहते हैं? मैसेंजर मॉलिक्यूल, रिसेप्टर बाइंडिंग मैसेंजर मॉलिक्यूल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं हार्मोन की, एक हार्मोन एक सेल से रिलीज हुआ और वो दूसरे सेल पे जाएगा, तो ये हार्मोन डायरेक्टली उस सेल के अंदर नहीं जाएगा। क्या करेगा? डायरेक्टली नहीं जाएगा। सेल की सरफेस के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होगी और वो प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, वो एज आ रिसेप्टर काम करेगी। इस हार्मोन जो है, ये हार्मोन इसके साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद फिर वो मैसेज आगे सेल के अंदर जाएगा। सम एक्सहिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैटालाइजिंग वेरियस रिएक्शन। अच्छा, अब कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी और उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा एंजाइम का काम, यानी कि कैटालिस्ट का काम करेगी वो। अब सोचने की बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है और वो एंजाइम का काम कैसे करेगी? हालांकि एंजाइम तो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर हार्मोन आकर अटैच होता है। ठीक है? जैसे ही ये हार्मोन अटैच होगा, ये सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है ये मैसेज सेंड करेगी। वो प्रोटीन जो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की सब के साथ अटैच होगी, उसको हम कहते हैं सरफेस प्रोटीन। अच्छा, वहाँ पे ये मैसेज इसको सेंड कर देगी। अब रिसेप्टर ने मैसेज हार्मोन से लिया और वो मैसेज सेल के अंदर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम होता है जी प्रोटीन। ठीक है? उसको सेंड करेगी। अब जी प्रोटीन क्या करेगी? ये आगे एक और प्रोटीन होगी, वो भी यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी। उसको कहते हैं एडिनाइल एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है, ये प्रोटीन है, एडिनाइल प्रोटीन होगी। ये प्रोटीन क्या करेगी? ये आगे केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगी, यानी कि किसी को ये कर देगी, फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरी प्रोटीन के साथ अटैच कर देगी। ठीक है? जैसे ही ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल उस प्रोटीन के साथ अटैच करेगी तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। जो पहले इनएक्टिव थी फॉस्फेट के बगैर,
अब वो एक्टिव हो गई फास्फेट के अटैच होने से। अब ये फास्फेट को अटैच किसने करवाया? एडिनाइल साइक्लेज इंजाइम है, प्रोटीन इन नेचर है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है, फिर आगे ये एक्टिव होने के बाद इसने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन आया और उसने क्या पैगाम दिया, फिर उस हिसाब से वो सेल के अंदर वो काम करेगी। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन विद अटैच शुगर, यानी कि शुगर प्लस प्रोटीन, शुगर प्लस प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है? लिपिड विद शुगर, यानी कि शुगर को लिपिड के साथ अटैच कर दो तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाए। अब इन दोनों का काम क्या होता है? फॉर्म ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मार्क लगा होता है, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ पे आते, ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, और ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये दो हैं। ये आप देखो ऊपर सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। इनका काम क्या होता है? एक तो ये सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, दूसरा ये ऐसे मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है जो मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर उसकी ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि ये सेल की ज़रूरत को आइडेंटिफाई करता है, और सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना आ सके, ये उसकी भी आइडेंटिफिकेशन करता है। इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स करते हैं। एक और बात, आपने, एक क्वेश्चन मेरा ही है ये, कि आपने सुना होगा कि पानी है, वाटर है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी रिवर की, दरिया की हम बात करते हैं। अब रिवर के अंदर पानी होता है और उसके अंदर फिश होती। हमने ये पढ़ा हुआ है कि फिश के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो। मेल फिश अपना स्पर्म, मैं ये स्पर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्पर्म बनाता है, इसको पानी में रिलीज कर देता है। फीमेल अपना एग बनाती है, वो भी पानी में रिलीज कर देती है। सपोज करें ये मैं फिश की बात कर रहा हूँ, उस कार्प फिश है, उसकी बात कर रहा हूँ, ये उसका मेल है, उसने स्पर्म रिलीज किया। लेकिन ये जो एग है ये कार्प फिश का नहीं है, ये कैट फिश का है। ये फिश की एक एक ग्रुप है कैट फिश। अब ये कार्प फिश है, ये कैट फिश है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है। ठीक है, इसके एग के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा होगा। अब ये कार्प का स्पर्म अगर जाएगा इस कैट फिश के एग के पास, तो ये एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एग के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो है स्पीशीज स्पेसिफिक। इसने उसी स्पर्म के साथ अटैच होना है जो कैट फिश का स्पर्म होगा। कार्प फिश के स्पर्म के साथ ये एग अटैच नहीं हो सकता। उसकी वजह है ये आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो किसका मतलब क्या हुआ कि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क स्पीशीज स्पेसिफिक है, स्पीशीज स्पेसिफिक है। इसी तरह आप ये सोचें कि पानी के अंदर फ्रॉग भी है, उसका भी ब्रीडिंग सीजन है सेम, और फिश का भी है। दोनों ने स्पर्म अपने रिलीज किए। ये फ्रॉग का स्पर्म फ्रॉग के एग के साथ जाएगा, ठीक है, और फिश का स्पर्म फिश के एग के साथ अटैच होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉग का स्पर्म इधर आ जाए और फिश का इधर चला जाए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर मार्क लगे हुए हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी स्पीशीज का स्पर्म है या नहीं। तो इसलिए ये वेरिएशन इनमें आती रहती है, ये ग्लाइकोलिपिड आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर। इंडिविजुअल्स में भी वेरिएशन आ गई हैं, यानी कि एक ही स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर जो ग्लाइकोलिपिड या रिसेप्टर मार्क होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। इवन अगर एक इंडिविजुअल है और उसके अंदर जो सेल है, हर सेल के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होंगे वो भी अलग होंगे। अब स्पर्म के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होंगे, स्पर्म सेल जो है उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क स्किन सेल से डिफरेंट है। इसी तरह स्पर्म के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होंगे वो हमारे मसल सेल से टोटली डिफरेंट है। अब ये एक ही इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं, तब भी डिफरेंट आएगा। ठीक है,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। हमने फुल डिटेल में इसको डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।